जैसा ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनता। या फिर आप ये भी कह सकते हो रीजन के जो फोर फोर है ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फोर का रिफ्लेक्सिव फोर होता है और R2 के अंदर फोर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। R3 आपके पास क्या है, वन वन, वन वन भी है ठीक है, टू टू भी है ठीक है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर भी है। अब R3 जो आपके पास है इसमें वन वन भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर भी है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी यही है कि आपके पास उस सेट के हर एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो वन, इस सेट के आपके पास हर एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव मौजूद है, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर। तो आपके पास जो R3 है वो रिफ्लेक्सिव है। R4 में देखो वन वन है नहीं, वन वन नहीं है। R4 में वन वन ही नहीं है, मतलब वन का रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, तो आपके पास R4 जो है वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपने ये देखा है कि आपके पास हर एलिमेंट जो आपके पास सेट ए जिसका आपने रिलेशन डिफाइन करना है, उस सेट का हर एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिफ्लेक्सिव रिलेशन मौजूद होना चाहिए। तो R1 में था, R2 में नहीं था, R3 में भी था। R3 में जबकि दूसरे एलिमेंट्स हैं, टू और वन आपस में रिफ्लेक्सिव नहीं बना रहा, लेकिन बाकी जो हम लोगों की अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहे हैं, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर, वो सेटिस्फाई हो रही थी। तो R3 भी आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हर एलिमेंट का अगर अपना सेट मौजूद है तो आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ से इसने कुछ बनाएंगे। ग्राफ हम लोगों के वैसे मेंशन नहीं है कि रिलेशन को अपने ग्राफ से डिफाइन करना है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास क्या होता है, लेट आर बी रिलेशन ऑन अ सेट ए। अगेन किसी सेट ए पे रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। आर सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर दो एलिमेंट आप उस सेट में से लेते हो और वो इस फॉर्म में मौजूद है। अगर वो इस फॉर्म एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मौजूद है कि अगर ए और बी मौजूद है आर में, तो बी ए भी होना चाहिए। मतलब अगर वन टू मौजूद है तो टू वन भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है कि वो पहले वो वाले एलिमेंट लाजमी मौजूद होंगे। अगर वन टू मौजूद होगा तो टू वन होना चाहिए, अगर ए भी मौजूद होगा तो बी ए होना चाहिए। तो ये आपके पास मेट्रिक रिलेशन है। आपके पास क्या आगे पोजीशन आगे पीछे करके जो आपके पास एलिमेंट्स है वो भी आने चाहिए। अगेन आपके पास एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री फोर। अब रिलेशन वन में आपके पास वन वन है, अगर वन वन है तो वन वन भी होना चाहिए ठीक है। अगर वन थ्री है तो थ्री वन होना चाहिए। अब इसमें इसमें अब वन थ्री है, थ्री वन देखो है, हाँ ये भी है, तो वन थ्री है तो थ्री वन भी है। फिर आपके पास क्या है, टू फोर है, तो अगर टू फोर है तो फोर टू भी होना चाहिए, फोर टू भी है। तो आपके पास ये जो सेट है ये आपके पास क्या बना रहा है, सिमेट्रिक बना रहा है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद हैं उनके जो आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है वो भी मौजूद है। तो R1 आपके पास क्या सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास R2 है। PDF में सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट आपके पास R2 रिलेशन में देखो, वन वन ठीक है, टू टू थ्री थ्री फोर फोर सही है, हर एक का अपना रिफ्लेक्सिव अपना जो सिमेट्रिक है वो मौजूद है, क्योंकि वन वन का सिमेट्रिक भी तो वन वन ही होना है, टू टू का भी टू टू होना है, थ्री थ्री का भी थ्री थ्री होना है। तो R2 जो आपके पास है वो सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास मौजूद है। तो आपके पास R2 भी क्या है, सिमेट्रिक है। R3 में अगर आपके पास टू टू है ठीक है, अगर टू थ्री है तो थ्री टू भी होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में टू थ्री है लेकिन थ्री टू नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर मौजूद है तो उसकी पोजीशन चेंज करने से डोमेन और रेंज की वो भी मौजूद होना चाहिए। तो अगर टू थ्री है तो थ्री टू भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मौजूद, तो R3 आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R4 में देखो वन वन भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर थ्री अगर है तो थ्री फोर भी होना चाहिए था, लेकिन थ्री फोर आपके पास यहाँ पे R4 में नहीं है, तो R4 भी आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन रहा। नेक्स्ट अगेन इसकी एग्जांपल है, ग्राफ से अगर आप लोगों ने देख लेते हैं। सिमेट्रिक में आपके पास एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली ग्राफ से देखो, ग्राफ से चलो करवा देती हूँ, अगर आ जाता है सपोज करो। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता था आपके पास कि वन वन है तो टू टू भी होना चाहिए, थ्री थ्री भी होना चाहिए, फोर फोर भी होना चाहिए। तो जब आप ग्राफ की तरफ ये देखोगे तो वन 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 का मतलब है कि अगर जो पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ है, खत्म भी वहीं पे होना है, तो एक लूप सी बन जाती है। अगर वन टू थ्री फोर आपके पास चार आप वर्टिसेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि अगर वन से स्टार्ट हो रहा है तो वन पे ही आके खत्म होगा। रिफ्लेक्सिव यही होता है वन का, तो वन पे आके शुरू करके आपने वन पे ही खत्म कर दिया, टू पे शुरू करके टू पे ही खत्म कर दिया, थ्री पे थ्री पे। अब आपके पास ये जो ग्राफ है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आपके पास हर पॉइंट ने जो है वो लूप बना रही है। तो रिफ्लेक्सिव की जो प्रॉपर्टी है वो आपने क्या लिखनी होती है कि हर आपके पास जो वर्टेक्स है वो लूप लाजमी बनाएगा। अगर हर वर्टेक्स लूप बनाता है तो वो जो ग्राफ है आपके पास वो रिफ्लेक्सिव लाजमी होगा। तो अब ये वाला जो ग्राफ है आपके पास ये वाला, तो ये आपके पास हर वर्टेक्स पे लूप एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आपके पास ग्राफ क्या है, रिफ्लेक्सिव ग्राफ है।
नेक्स्ट आप इस ग्राफ की तरफ आओ, वन पे भी लूप है, टू पे भी लूप है, थ्री वाले वर्टेक्स पे भी लूप है, लेकिन फोर पे लूप नहीं है। अब फोर पे लूप नहीं है तो फोर रिफ्लेक्सिव नहीं है। बाकी ये जो लाइंस ये वाले एजेस हैं, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें ये था कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर वर्टेक्स पे लूप होनी चाहिए, लेकिन फोर पे लूप एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला ग्राफ है, इसमें भी हर ग्राफ वर्टेक्स पे लूप एग्जिस्ट कर रही है, तो आपके पास ये ग्राफ रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि आपके पास वन पे भी लूप नहीं है, फोर पे भी लूप नहीं है। अब लूप का मतलब क्या होता है कि वन से स्टार्ट करके वन पे ही खत्म होना है, जैसे ये वाला आपके पास ये वाले ये पॉइंट है टू पे जो हुआ है, तो लेकिन वन पे ऐसा नहीं हुआ, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए जो आपके पास ग्राफ आएंगे, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर वन वन, अगर वन टू है तो टू वन भी होना चाहिए। ठीक है, अब आर वन की तरफ आओ। आर वन में वन वन है, ठीक है। आर वन में ग्राफ पहले टू से फोर की तरफ जा रहा है, अगर वो टू से फोर की तरफ जा रहा है तो फोर से टू भी जाना चाहिए। तो ऐसा भी हो रहा है, डायरेक्शन लगी हुई है, टू से वो फोर की तरफ जा रहा है एरो, फिर वो फोर से टू की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर आपके पास एरो वन से थ्री की तरफ जा रहा है, फिर थ्री से वन की तरफ भी जा रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है, और आपका हर रिफ्लेक्सिव जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो आर टू भी आपके पास सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आपके पास ये आएगा। अब यहाँ पे देखो टू से थ्री की तरफ एक एज जा रहा है, टू से थ्री की तरफ। तो अगर टू से थ्री की तरफ जा रहा है तो थ्री से टू भी जाना चाहिए, लेकिन थ्री से टू की तरफ कोई भी एज नहीं गया हुआ, तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह करके कुछ ग्राफ्स की एग्जांपल भी हो जाती है कि कुछ कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करें रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपने ग्राफ से इसको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसटिव रिलेशन। ट्रांसटिव रिलेशन आपके पास होता है लेटार्डियर रिलेशन और सेट ए, अगेन सेट ए पे कोई रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। अब वो जो आर है वो ट्रांसटिव होगा अगर तीन एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करते हैं और वो तीन एलिमेंट इस फॉर्म में हो, कि अगर ए भी उस सेट में से रिलेशन में से बिलोंग कर रहा है और बी सी भी उस सेट में से रिलेशन में से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आपके पास उस रिलेशन में से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ए बी और बी सी उस रिलेशन में से बिलोंग करते हैं तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ये आपके पास डेफिनेशन है। तो ए बी और बी सी अगर बिलोंग करेंगे उस रिलेशन में से, तो ए सी अगर बिलोंग करेगा तो आप उस रिलेशन को क्या नाम दोगे कि वो आपके पास क्या होगा, ट्रांसटिव रिलेशन होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स है, आपके पास आर वन, आपके पास कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है वन वन है, तो अगर वन वन को आप इस तरह सपोज करो ए और बी ये आपके पास ए है ये बी है, तो अगर ए भी मौजूद है फिर बी सी भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वन वन मौजूद है तो वन टू भी है, तो अब आपके पास अगेन एलिमेंट वन टू है जो एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो अगर ये वन टू है तो टू थ्री, ए बी और बी सी का ध्यान लाजमी माइंड में रखो। थोड़ा सा ये देखो, उन्होंने बोला कि अगर ए बी और बी सी मौजूद है तो ए सी भी मौजूद होना चाहिए, मतलब आपको इसका जो सेकंड है और दूसरे का जो फर्स्ट है ये सेम अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो जो पहला और आखिरी है ये लाजमी उसमें के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे आओ, ये आपके पास जो एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे वन टू मौजूद है, इसका जो सेकंड है क्या देखो यहाँ पे किसी और का ये फर्स्ट बन रहा है, जस्ट यस ये इसका फर्स्ट है। तो अगर वन टू है और टू थ्री एग्जिस्ट कर रहा है तो वन थ्री एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि वो कर रहा है, वन थ्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो वन टू और टू थ्री एग्जिस्ट कर रहा है तो वन थ्री भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है आर वन आपके पास क्या है, ट्रांसटिव है। अब आर टू में आओ, आर टू आपको क्या कहता है कि अगर ट्रांसटिव क्या कहता है वन टू, अब इसका जो सेकंड है क्या यहाँ पे कोई और फर्स्ट बन रहा है उसका, यस ये वाला एलिमेंट उसका फर्स्ट बन रहा है। यहाँ पे ये जो आपके पास है इसका जो सेकंड एलिमेंट है टू, ये इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। तो अगर वन टू और टू थ्री मौजूद है तो एक्चुअल में एलिमेंट क्या मौजूद होने चाहिए, वन थ्री। अब यहाँ पे आर टू में कहीं पे भी वन थ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपका मतलब ये है कि आर टू जो है वो रिफ्लेक्ट जो ट्रांसटिव रिलेशन है वो नहीं बना रहा। अब आर टू थ्री की तरफ आओ, आर थ्री में टू वन है, तो अगर टू वन है तो वन टू वन यहाँ पे देखो कि पहला है नहीं, तो टू वन को वैसे ही छोड़ दो। फिर टू फोर है, टू फोर में आपने ये देखना है कि क्या ये जो फोर है, ये जो सेकंड एलिमेंट इसका है, क्या यहाँ पे कोई स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है उसका, नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। फिर टू थ्री है, अब टू थ्री में आपके पास जो इसका सेकंड एलिमेंट है क्या वो किसी और का फर्स्ट एलिमेंट है, यस थ्री फोर का वो फर्स्ट एलिमेंट है। तो अगर टू थ्री और थ्री फोर मौजूद है तो टू फोर भी मौजूद होना चाहिए, तो टू फोर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आपके पास जो रिलेशन है ये भी आपके पास क्या है, ट्रांसटिव रिलेशन है। तो इसको आपने इस तरह चेक करना होता है कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है, फिर आपने देखना कि जो सेकंड एलिमेंट है क्या कहीं पे और किसी और ऑर्डर पेयर के साथ वो फर्स्ट एलिमेंट बना रहा है। अगर वो है फिर आपने उसका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट मैच करना है, मतलब देखना है कि एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो ट्रांसटिव है, अगर नहीं करता तो वो ट्रांसटिव नहीं है। क्लियर है?
ठीक है। नेक्स्ट इसके ग्राफ्स हैं ट्रांसटिव रिलेशन के। तो ट्रांसटिव रिलेशन हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर वन से टू की तरफ जा रहा है और टू से थ्री की तरफ जा रहा है तो वन से थ्री की तरफ भी जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो वन से टू की तरफ जा रहा है एज, फिर टू से थ्री की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वन से थ्री की तरफ भी जाना चाहिए, तो वो जा रहा है, जो कि फिर आपके पास ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, ट्रांसटिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखो वन से टू की तरफ जा रहा है, टू से थ्री की तरफ जा रहा है, तो अगर वन से टू और टू से थ्री की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है वन से थ्री की तरफ भी जाना चाहिए था। तो वन से थ्री की तरफ नहीं जा रहा तो ये ग्राफ आपके पास ट्रांसटिव नहीं है। तो ये आपके पास ग्राफ्स की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट आप इसको एक दफा देख लीजिएगा, ये आपके पास बेसिक है ट्रांसटिव, उसमें कुछ रिमार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं। हम लोग जो थ्योरम्स की फॉर्म में है, मैं आपको वो करवा देती हूँ। ये आपके पास आएगा एक्सरसाइज। डिफाइन अ रिलेशन एल ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। कोई भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है उस पर आपने रिलेशन एल डिफाइन करना है, और उसने एल को ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि आपस में जो एक्स और रिलेशन आपके पास आएगा वो किस फॉर्म में आएगा कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एक्स इज लेस देन वाई होना चाहिए। अगर एक्स इज लेस देन वाई है तो क्या एल रिफ्लेक्सिव है। अब एल रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि आप दोबारा देख ले स्टेटमेंट क्या है, कि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे आपने एक रिलेशन एल डिफाइन किया हुआ है, और जो एल डिफाइन किया है वो उसने इस फॉर्म में किया है कि जो आपके पास एक्स है वो लेस देन वाई है, कि आपके पास एक नंबर दूसरे नंबर से क्या होगा, लेस होगा। अब उसने बोला कि क्या एल रिफ्लेक्सिव है। एल रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि हम लोग क्या रिफ्लेक्सिव में क्या किया है कि अपना ही आपके पास रिफ्लेक्शन आता है, तो अगर आपने एक्स की जगह वन पुट करना है तो वाई की जगह भी क्या पुट करना चाहिए, वन पुट करोगे। तो वन लेस देन वन ऐसा एग्जिस्ट होता नहीं है, वन या तो वन इक्वल होता है वन के, वन लेस देन वन नहीं होता। तो जो आपके पास इसका जो पहला पार्ट है कि एल इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ये वाली प्रॉपर्टी आएगी कि एक्स लेस देन एक्स होता है, और ऐसा रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रियल नंबर्स में आपके पास वन जो है वो लेस देन वन नहीं होता, जीरो लेस देन जीरो नहीं होता, थ्री लेस देन थ्री नहीं होता। तो ये आपके पास जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आप आओगे सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्स लेस देन वाई है तो वाई लेस देन एक्स होना चाहिए, जैसे अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक्स लेस देन वाई है तो वाई लेस देन एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एल इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर वन लेस देन टू है, वन लेस देन टू है तो टू लेस देन वन नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर एक दूसरे से छोटा होता है ना, दोनों नंबर एक दूसरे से छोटे नहीं होते। तो अगर वन लेस देन टू है तो टू लेस देन वन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो एल है वो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स ने इस फॉर्म में दिए कि अगर जीरो लेस देन वन है तो वन लेस देन जीरो नहीं होगा, तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में आप क्या कहते हैं, तीन एलिमेंट्स लेते हो एक्स वाई जी। अगर एक्स लेस देन वाई है तो वाई लेस देन जी है, तो एक्स भी क्या होगा, जी से भरा होगा, लेस होगा। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है। अगर आप तीन नंबर्स ले रहे हो वन टू थ्री, वन लेस देन टू ठीक है, टू लेस देन थ्री ठीक है, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए था, वन लेस देन थ्री होना चाहिए था, जो कि ट्रू है। तो अगर आप इसके एग्जांपल दे सकते हो कि वन वन लेस देन टू एंड टू लेस देन थ्री, देन वन लेस देन थ्री, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस ये आपका जो रिलेशन है ये ट्रांसटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन है ये सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स है, कुछ रिलेशन को डिफाइन करके बोलेगा कि आपने डिफाइन करो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांसटिव है। इसी तरह इसने एक और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन डिफाइन किया हुआ है। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है कि आपके पास जीरो इंक्लूड होगा और प्लस माइनस वाले सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो उसने बोला कि अगर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स पे कोई भी रिलेशन है, वो रिलेशन दो एलिमेंट्स तब रिलेट करेंगे अगर उन दोनों एलिमेंट्स का जो आंसर है वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें तो ऑड आएगा। तो हम आप अगर तब हम लोग बोले कि क्या वो उस रिलेशन के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, अगर दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या है, ऑड आए। अब पहले इसने डेफिनेट एग्जांपल दिया रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब आपके पास कि आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर तो वो ऑड आते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। अब आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, सपोज करो वन से स्टार्ट करते हैं, वन वन जा वन जो कि ऑड है, ठीक है। फिर आप टू टू जा करो, क्योंकि दो सेम एलिमेंट्स लेने हैं रिफ्लेक्सिव में, तो टू टू जा आपके पास क्या होता है, फोर, जो कि फोर ऑड नहीं है। तो फोर फिर आपके पास ऑड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव के अंदर नहीं जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आप क्या लिखोगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज टू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बट टू
नॉट रिलेट टू टू, बिकॉज टू को जब टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, 4 आता है, जो कि ऑड नंबर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक में आपने क्या करना होता है कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो बी क्रॉस ए करना चाहिए आपको, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अगर आप ए क्रॉस बी ऑड है तो बी क्रॉस ए भी आपके पास ऑड होना चाहिए। अब आपने दो नंबर्स ही वो वाले लेने हैं जो ऑड होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी ऑड होगा तो बी क्रॉस ए भी ऑड होना चाहिए। तो अब आप सपोज करो कोई दो नंबर ऐसे लेते हो, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप सपोज करो किन यहाँ पे इसको इस तरह डिफाइन किया होगा, इफ ए आर बी देन ए क्रॉस बी इज ऑड, इक्वली इफ बी क्रॉस ए इज ऑड। सारी बात है, पोजीशन चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप 3 क्रॉस 2 करते हो या 2 क्रॉस 3 करते हो, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो, तो आंसर सेम आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी करने से किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर ऑड आता है, तो उनकी पोजीशन आगे पीछे करने से भी आंसर ऑड आएगा। मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जो रिलेशन है वो क्या आपको होगा, सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसटिव आता है। ट्रांसटिव आपके पास जो है अ, वो क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे ट्रांसटिव में आप इसको इस तरह डिफाइन करोगे कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर ऑड आता है और बी क्रॉस सी का आंसर ऑड आता है, तो ए क्रॉस सी का भी आंसर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो आप इसकी कोई एग्जांपल ले लो। कोई अभी भी मेरे माइंड में कोई एग्जांपल आ नहीं रही कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आपके पास ऑड आए। 5 3 15, ठीक है। 5 और 3 आपके पास दो नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऑर्डर आ रहा था। 5 3 15 और 3 5 15, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑर्डर आता है। तो ये आपके पास मेट्रिकल प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो जाती है। दो आप इसके एग्जांपल दे सकते हो, 5 3 15। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसटिव आता है। तो ट्रांसटिव में आप एग्जांपल दे सकते हो 3 इंटू 5, फिर आप एग्जांपल दे सकते हो 5 इंटू 5, या फिर 3 इंटू 5, और 5 को फर्दर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 35 आंसर आता है इसका भी। तो इसके आप एग्जांपल दे सकते हो 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 7 एंड देन 3 इंटू 7। तो ये बस तीनों का आंसर क्या आता है, ऑड आता है। तो इसकी जो आप एग्जांपल दोगे ट्रांसटिव की, वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज ऑड एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज ऑड, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज आल्सो ऑड। तो इसकी आप ये वाली एग्जांपल ट्रांसटिव में आ सकती है। तो ये आपके पास कुछ रिलेशंस हैं जो आपने इसमें डिफाइन करने हैं, बताने होते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इस एक्सरसाइज को आप कोशिश करिएगा खुद ही सॉल्व करे। ये भी अगेन वही चीज पूछी है कि क्या ये है कि नहीं। नेक्स्ट आपके पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास होता है कि अगर आपके पास तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांसटिव भी, किसी भी रिलेशन को वो तीनों प्रॉपर्टीज उस रिलेशन के अंदर आ जाती हैं, तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे कि वो रिलेशन आपके पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए कोई भी सेट है और आपके पास ए कोई भी रिलेशन है आपके पास, और आर उसने इक्विवेलेंस होगा अगर, और अगर आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसटिव भी होगा। अगेन वही बात है कि अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों आप उसके अंदर आ जाती हैं, तो सेट को या उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ए सेट है, इसको हम लोगों ने जब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। मतलब इसका अगर रिफ्लेक्सिव में जाए तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए और 4 4 चाहिए, वो है। अब आपने सिमेट्रिक की तरफ आना है। सिमेट्रिक क्या कहते हैं कि अगर 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, जो कि है। 2 4 है तो 4 2 भी है। फिर आप पास ट्रांसटिव में आ जाओ। ट्रांसटिव आपके पास क्या कहता है कि अगर 2 4 है और 4 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब ये वाला जो रिलेशन है इसके अंदर आपके पास रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है, सिमेट्रिक भी आ जाता है, ट्रांसटिव भी आ जाता है। तो सिर्फ रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये रिलेशन आपके पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। समझ आ रही है। स्टूडेंट्स, क्लियर है। यस मैम। यस टीचर समझ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास, लेट एम एंड एन बी इंटीजर्स, एम और एन कोई भी दो इंटीजर्स हैं और डी पॉजिटिव इंटीजर है। द नोटेशन एम कंग्रेंट टू एन, इसको मॉड भी बोलते हैं, ये कंग्रेंस का साइन भी होता है। एम कंग्रेंट टू एन मॉड डी मीन्स दैट, अब इसका मतलब क्या होता है कि जो डी वाला नंबर है वो डिवाइड कर रहा होता है एम माइनस एन को।
तो ये आपके पास साइन होता है कंग्रेंस का साइन, एम कंग्रेंस टू एन मॉड डी। इसका मतलब है कि जो मॉड की इस साइड पे जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो डिवाइड करेगी एम माइनस एन को। इसको हम लोग इस तरह इसको देखते हैं। तो जो डी है वो डिवाइड कर रहा है एम माइनस एन को। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर केस सच डेट, अभी हम लोगों ने बोला था कि, मैंने लास्ट लेक्चर में भी किसी एक में भी बोला था कि अगर आपके पास कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब है उसका कोई ना कोई आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ सिक्स, थ्री को, थ्री जो है वो सिक्स को डिवाइड करेगा। थ्री अगर सिक्स को डिवाइड करेगा तो मैं सिक्स को लिख सकती हूँ 3 into 2, क्योंकि आंसर टू आंसर है। उसी तरह से डीएम को लिखा है, और जो आंसर आएगा दोनों को मैम मल्टीप्लाई आपकी करके। वॉइस बहुत कट रही थी, समझ नहीं आई। एक मिनट। मैम ठीक आ रही है। आ रही है सही कि नहीं? मैं चेंज करती हूँ, एक मिनट। वन 52 अपना कैमरा बंद करें। अच्छा, अब हम लोग क्या कह रहे थे कि नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो जो आपके पास उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, D into K की फॉर्म में। सो उसने बोला है कि अब आपने ये डिफाइन करना है। नहीं, आई थिंक यहाँ पे कंग्रेंस का नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि आगे एग्जांपल्स आएंगी कंग्रेंस की, तो उसने पहले कंग्रेंस को डिफाइन कर दिया कि कंग्रेंस एक्चुअल में होता क्या है। अब इसने बोला कि आप इसको देखो कि ये आपके पास जो ए वाला है, इसने सी का नाम दिया, ये है एक्चुअल में, या सी बोलो। तो 22 कंग्रेंट टू 1 mod 3, अब आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? अब हमने क्या देखना होता है, हम लोगों ने क्या कहा था, जैसे इस डेफिनेशन के मुताबिक कि थ्री जो है वो डिवाइड करेगा 22 - 1 को। यही ये डेफिनेशन थी ना, कि अगर इस फॉर्म में नंबर लिखा हो तो वो क्या होगा, कि जो डी है वो डिवाइड करेगा एम माइनस एन को। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डी डिवाइड कर रहा है एम माइनस एन को। तो इसका मतलब है कि ये वाले नंबर में, ये वाले जो नंबर है आपके पास, यहाँ पे थ्री डिवाइड करेगा 22 - 1 को। तो थ्री अगर 22 - 1 को डिवाइड करेगा, तो 22 - 1 का आंसर क्या आ गया आपके पास? 21। और थ्री 21 को डिवाइड करेगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 7। तो 21 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 21 into 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो थ्री डिवाइड कर रहा है 22 - 1 को। सो 22 कंग्रेंट टू 1 mod 3। तो हमारे पास ये आंसर सेटिस्फाई कर जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है। फिर आपके पास आ रहा है -5 कंग्रेंट टू 10 mod 3। अब इसका मतलब क्या है, कि थ्री ने डिवाइड करना है -5 - 10 को। ठीक है, अब थ्री डिवाइड करेगा -5 - 10 को, तो -5 - 10 क्या होगा? -15। और थ्री जब -15 को डिवाइड करेगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 3। तो जो क्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम लोगों के पास ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी सेटिस्फाई कर जाती है। फिर आपके पास है 7 कंग्रेंट टू 7 mod 3। अब 7 कंग्रेंट टू 7 mod 3 का मतलब है कि थ्री ने डिवाइड करना है 7 - 7 को। तो 7 - 7 क्या होता है? 0। और थ्री जीरो को डिवाइड कर देता है, क्योंकि आंसर जीरो आता है। जीरो जो है, कोई किसी भी नंबर के ऊपर जीरो और डिवाइजर जो सा मर्जी हो, आंसर हमेशा जीरो आता है। तो 7 - 7 का आंसर जीरो आएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आपके पास क्या आता है? जीरो, जो कि सेटिस्फाई हो जाता है। अगेन आपके पास यहाँ पे 14 कंग्रेंट टू 4 mod 3। अब यहाँ पे देखो, तो 14 कंग्रेंट टू 4 का मतलब है कि फोर, थ्री डिवाइड करेगा 14 - 4 को। तो 14 - 4 आपके पास क्या आता है? 10। तो क्या थ्री 10 को डिवाइड करता है प्रॉपर? नहीं, पॉइंट में आंसर आता है। तो ये वाला जो आपके पास फंक्शन है, ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आता है। 14 - 4 10 होता है, और 10 जो है वो थ्री, जो थ्री है वो 10 को प्रॉपर डिवाइड नहीं करता, प्रॉपर इंटीजर आपके पास नहीं आता। तो ये जो आपके पास डी है, ये आपके पास कंग्रेंट की साइन डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी जितनी भी हैं, तीन हम लोगों ने एग्जांपल्स किए हैं, वो कंकरेंस को साइन को एग्जिस्ट करती हैं। तो आगे जो हम लोग डेफिनेशन करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, वो इसके रिलेटेड ही होंगी। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आपको आगे समझ आएगा।
मैम जिस तरह इन्होंने सोल्यूशन में लिखा हुआ है, जरूरी तो नहीं ना कि हम भी इसी तरह लिखे, हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं जिससे समझ आ नहीं, जाए। हाँ हाँ, मैंने जैसे भी आपको बोला है कि 22 - 1 है, इसका आंसर 21 आएगा, फिर 21 को 3 पे डिवाइड कर देना, प्रॉपर आंसर 7 आता है तो फिर कहोगे हाँ 7 एक इंटीजर है, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर आता ही नहीं है। जब 14 को आप लिखोगे 14 - 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 कोई ना कोई आपके पास इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो आप कहोगे कि क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो हमारे पास ये जो कंग्रेंस की डेफिनेशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो आप लाजमी नहीं है इसी तरह का लिखना, आप अपनी वर्डिंग पे लिख सकते हो, लेकिन समझ आनी चाहिए, लॉजिकल चीज होनी चाहिए जो भी आपने लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें कि कल स्टार्ट करें? हम बात कर दें। वैसे भी है फोकस कर दें। 8 मिनट है मीटिंग में, कर लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल इसके रिलेटेड ही है मैम इतना क्योंकि काफी है। आगे बस करें। हम्म, क्योंकि ये ना होना, क्योंकि सिलेबस डिस्क्रीट का ज्यादा होता है। चलें देख लें, फिर आप समझ बाकी जो चीजें हैं वो क्लियर कर लें, फिर कल हम लोग मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। मैम तो ये जो पीडीएफ बाकी में सकते हैं। पीडीएफ में सेंड कर देती हूँ, आप लोग ये वाली चीजें इसको क्लियर करो अच्छे से। ये कंकरेंस वाला साइन, अगर आप इसको ये आता है तो आपको आई थिंक ये एक्सरसाइज को एक दफा देखना, ये वाली को हो सकता है आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारे इसी के रिलेटेड है, अगर नहीं आती तो फिर मैं कल यहीं से वैसे स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, फिर आप इसको समझो एक दफा अच्छे से।